हेडिंग बनाओ बेटा, न्यू चैप्टर, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट में बेटा हम जो प्रॉफिट फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड होता है? कौन सा अकाउंट बना के कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट फाइंड होता है? कॉस्ट अकाउंट में हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं ही ना? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट शीट से बेटा जो प्रॉफिट फाइंड होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट फाइंड होता है, ये दोनों प्रॉफिट आपस में सिमिलर नहीं होते। दोनों का आंसर अलग होता है, जबकि कंपनी एक ही है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो एक ही है, बट बुक्स में जो प्रॉफिट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कॉस्ट शीट में वो अलग होते हैं। हमारा काम है इन प्रॉफिट्स के अलग होने का रीजन फाइंड करना। हमारा काम है इन प्रॉफिट्स के अलग होने का रीजन फाइंड करना, देखना कि ये प्रॉफिट क्यों अलग है, ये दोनों सेम प्रॉफिट क्यों नहीं है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। लिखो, रिकंसिलिएशन मीन्स रिकंसिलिएशन मीन्स टैली करना। किनको टैली करना? प्रॉफिट्स को, विच आर डिस्क्लोज्ड बाय, प्रॉफिट्स को टैली करना विच आर डिस्क्लोज्ड बाय टू सेट ऑफ बुक्स। दो अलग अलग बुक्स में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं उनको आपस में मैच करना। वो कौन सी दो बुक्स हैं? फर्स्ट लिखो नेमली। पहली बुक को बोलते हैं फाइनेंशियल बुक्स और दूसरी बुक्स को बोलते हैं बेटा कॉस्ट बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स को और कॉस्ट बुक्स को आपस में मैच करना और रीजंस भी फाइंड करना। लिखो, एंड फाइंडिंग ऑल रीजंस बिहाइंड डिसएग्रीमेंट ऑफ टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अलग होने का रीजन भी हमें फाइंड करना होगा। लिखो बेटा, मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन। अब कुछ फेमस रीजन है ऑलरेडी हमें पता है, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सम्स में देखेंगे क्या क्या रीजंस हैं। हेडिंग लिखो, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट्स। रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट्स। डिस्क्लोज्ड बाय कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स।
रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट्स disclosed by cost account and financial account. फर्स्ट रीजन होता है बेटा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट अकाउंट में हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। लिखो एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट शीट। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं? फर्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने कॉस्ट शीट में कभी भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं देखा होगा। सेकंड लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। थर्ड लिखो फाइन्स एंड पेनल्टीज। फोर्थ लिखो कैश डिस्काउंट। पेमेंट ऑफ डैमेजेस। ये बेटा इसकी थ्योरी भी यही आती है पेपर में। रीजंस बताओ। डोनेशन एंड चैरिटी। एक्सपेंसेस ऑफ कंपनीज शेयर ट्रांसफर ऑफिस। इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। fictitious assets written off. Discount on issue of shares. Discount on issue of debentures. Premium on redemption of preference share. Expenses relating to issue of shares. ये बेटा लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अलग होगा।
इतने खर्चे आप नहीं डालोगे कॉस्ट शीट में तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट बट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में नहीं आते, फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं। शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। नंबर 2 लिखो बेटा, लॉसेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। अब कुछ ऐसे लॉस भी हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में ही आते हैं, कॉस्ट में नहीं आते। जैसे खर्चे लिखे ना हमने, वैसे ही कुछ लॉस भी हैं जो कॉस्ट अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते। फर्स्ट लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट। सेकंड लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखो, लॉस ड्यू टू फायर। ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आते, आप जो लिख रहे हो ना ये कॉस्ट शीट में नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब बेटा कुछ एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो होती हैं, कॉस्ट में नहीं होती। राइट नाउ मेरा मोटिव है ऐसी चीजें आपको बताना जो कॉस्ट शीट में नहीं होती। ठीक है, तो उसमें हमारी तीसरी लिस्ट है आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस। लिखो, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट बट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। फर्स्ट लिखो, ट्रांसफर टू रिजर्व। सेकंड लिखो, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड लिखो, पेमेंट फॉर टैक्सेशन। फोर्थ लिखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लिखो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स।
नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ के, तीनों लिस्टें ऐसी थी जिसमें कुछ खर्चे थे, कुछ लॉसेस थे, कुछ एप्रोप्रिएशन थे, जिनको हम कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखते, फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं। अब मैं आपको वो लिस्ट कराऊंगा जो कॉस्ट में लिखते हैं, फाइनेंशियल में नहीं लिखते। ठीक है, तो लिस्ट नंबर 4 से हम रिवर्स गियर ले रहे हैं। लिखो आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब पहले से ऑपोजिट। अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कॉस्ट शीट में तो आते हैं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते। ऐसे कौन कौन से है बेटा? आप यहाँ आइटम्स की जगह ना वो भी लिख सकते हो, इनकम्स। मतलब कुछ प्रॉफिट्स होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट शीट में आते हैं। फर्स्ट लिखो, प्रॉफिट्स रहने दो, मिक्स्ड है ना क्योंकि खर्चे भी हैं कुछ। फर्स्ट लिखो नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ कॉस्ट में आती है। सेकंड लिखो नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोशनल का मतलब होता है एस्टिमेटेड। नेक्स्ट लिखो नोशनल रेंट, मतलब ओनर अपने आप को रेंट पे कर रहा है। लिखो नोशनल रेंट ऑफ, या लिख दो नोशनल रेंट टू ओनर ऑफ बिल्डिंग। नोशनल सैलरी, अपने आप को सैलरी देना। ये कॉस्ट में आता है, फाइनेंस में नहीं आता है। टोटल कितनी लिस्टें होगी बेटा हमारी अभी? 4 होगी ना। पहली लिस्ट में हमने क्या लिखा था, ऐसे एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाई थी जो कहाँ आते हैं, कॉस्ट में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आते। मतलब उल्टा बोला ना मैंने, कॉस्ट में नहीं आते, फाइनेंशियल में आते हैं, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आते। फिर हमने कुछ लॉसेस करे जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। फिर हमने कुछ एप्रोप्रिएशंस करी जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। अब हम करने लगे हैं कुछ प्रॉफिट्स जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। तो लिखो लिस्ट ऑफ इनकम्स नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। लिस्ट ऑफ इनकम्स नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट बट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये मैं इतने डिटेल में लिखवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी आई ना इस चैप्टर में से, तो यही आएगी आपसे। ये एसडी कॉलेज के पेपर में आई भी है।
रीजंस पूछे थे उन्होंने रिकंसिलिएशन के। सो फर्स्ट लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकंड लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड लिखो रेंट रिसीव। फोर्थ लिखो इंटरेस्ट रिसीव। ऑन इन नेक्स्ट लिखो डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर फीस रिसीव। ट्रांसफर फीस रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। कमीशन रिसीव। तो ये 5 रीजंस बेटा आपको समझ में आए ना, क्योंकि इतनी सारी आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है, कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो डिफरेंस तो हो गई प्रॉफिट में, कॉस्ट वालों का प्रॉफिट ज्यादा होगा, फाइनेंशियल वालों का प्रॉफिट कम होगा। इनके अलावा एक और रीजन है, वो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्लास 11 में आपने दो मेथड स्टडी करे थे डेप्रिसिएशन के, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड और एक था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऐसा कॉस्ट शीट में कुछ भी नहीं होता, तो डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है, लिखो सिक्स्थ पॉइंट, लिखो टोटल 8 पॉइंट है। पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो आप 8 रीजंस लिख के आओगे, उसमें से सिक्स्थ रीजन है, पहले 5 रीजन तो लिस्ट है, 6वां रीजन है डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लिखो डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं। हो सकता है कि जो कॉस्ट अकाउंट वाले हैं उनका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड वर्सेस जो फाइनेंशियल अकाउंट वाले हैं उनसे अलग हो। जैसे कुछ फेमस मेथड है, वो मैं आपको एग्जांपल में लिख के बताता हूँ। मान लेते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट वाले हैं ना, उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज की है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड ज्यादा चलते हैं। बट जो कॉस्ट अकाउंट वाले हैं वो क्या करते हैं, आपने ओवरहेड चैप्टर करा है ना, ओवरहेड चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट स्टैंडिंग चार्जेस में मशीन एक्सपेंसेस में कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन। उसमें आप डेप्रिसिएशन किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो,
ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, आप बेस लेते हो ना डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिवाइड करने के लिए, तो हो सकता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स रिकॉर्ड किया हो। तो अगर बेटा बेस ही अलग है तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी अलग आएंगे, या फिर इसमें हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट्स को बेस बनाया गया हो। तो सिक्स रीजन है डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नीचे लिख देते हैं दिस वुड रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स और लॉस एज शोन बाय टू सेट्स ऑफ बुक्स। ये भी रीजन हो सकता है डिफरेंट प्रॉफिट आने का। सेवंथ पॉइंट, एक और बेसिस पर अलग हो सकते हैं प्रॉफिट। आपको अपने चैप्टर्स याद होंगे, एक चैप्टर है लीफो फीफो वाला। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ना, वो लीफो पर होती है या फीफो पर होती है या वेटेड एवरेज पर होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अलग अलग वैल्यूएशन होने के कारण डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट लिखो डिफरेंट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स। लिखो इन कॉस्ट अकाउंट मोस्टली, मोस्टली मतलब ज्यादातर, वी फॉलो लीफो फीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज मेथड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। बट इन फाइनेंशियल अकाउंट अदर मेथड्स आर फॉलोड। फाइनेंशियल अकाउंट में और मेथड्स फॉलो होते हैं, ये वाले नहीं होते। देयरफॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस, डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस भी हो तो भी अलग अलग होगा, मे अराइज। डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस मे अराइज। लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 8। एट्थ रीजन होता है डिफरेंस आने का ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन अलग अलग होना। लिखो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट। अब इसमें क्या सीन है कि देखो फाइनेंशियल अकाउंट वाले तो इतना जानते नहीं है, वो कहते हैं खर्चा हुआ है डेबिट करो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बड़ा सोचते हैं, ये सोचते हैं अच्छा कौन से कस्टमर से
ज़्यादा ओवरहेड चार्ज करें, कौन से कस्टमर से कम ओवरहेड चार्ज करें, किसका ऑर्डर बड़ा है, किसका ऑर्डर छोटा है। तो इसमें कम ओवरहेड भी चार्ज होता है कई बार और ज़्यादा ओवरहेड भी चार्ज होता है। फाइनेंस में तो सिंपल है, जितना पैसा खर्च हो गया वो रिकॉर्ड कर दो। तो ये भी रीज़न होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट आने का। इसको हम लिख लेते हैं अपने स्टाइल से। ऐसे लिखवा देता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स होती हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, प्री डिटरमाइंड रेट्स होते हैं। ठीक है, जिससे अलग अलग ओवरहेड के अमाउंट होते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, इन फाइनेंशियल अकाउंट वर्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। इन फाइनेंशियल अकाउंट वर्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। इन दोनों में से बेटा किस में एक्चुअल फिगर्स होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के नीचे लिखो रिकॉर्डेड एट एक्चुअल फिगर्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से बेसिस पर रिकवरी होती है? लिखो रिकवर्ड, लिखो रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेस होता है बताओ? प्री डिटरमाइंड रेट। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। इससे क्या होगा, दोनों प्रॉफिट अलग हो जाएंगे। तो आप नीचे यही लाइन लिख सकते हो, दिस वुड रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस शोन बाय टू सेट ऑफ बुक्स। सेम लाइन लिख दो। लिखो दिस वुड रिजल्ट इन, क्या लिखेंगे ही ना, दिस वुड रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स बिटवीन टू सेट ऑफ बुक्स। ये बेटा आपका थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया और ये 8 रीजन होते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट रीजन होता है अलग अलग प्रॉफिट आने का। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। जैसे बैंक लोन पे इंटरेस्ट। अब आपने कॉस्ट शीट अगर की है तो आपको याद भी होगा, कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉस्ट शीट में होता है फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे और सेल्स के खर्चे। फाइनेंस के खर्चे तो होते ही नहीं उसमें। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइन्स, कैश डिस्काउंट, पेमेंट ऑफ डैमेज, पेमेंट ऑफ चैरिटी, डोनेशन, एक्सपेंसेस ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑफिस, intangible asset, fictitious asset, discount, प्रीमियम, expenses relating to issue of share।
ये आते ही नहीं कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट का तो प्रॉफिट अलग ही होगा। दूसरा रीजन है बेटा कुछ लॉस होते हैं, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ड्यू टू फायर, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। तीसरा बेटा कुछ एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना। कॉस्ट वाले प्रॉफिट को नहीं बांटते, फाइनेंस वाले प्रॉफिट को भी बांटते हैं। लाइक वो कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में दे देते हैं, कुछ टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना लेते हैं नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करने के लिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड देते हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देते हैं वो। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में लिख लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर पे करना, क्योंकि 2 बार पेमेंट लिखोगे ना। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कॉस्ट में आती हैं, फाइनेंशियल में नहीं आते। फिर कॉस्ट वालों की भी कुछ यूनिक चीजें हैं, वो कौन सी है? नोशनल वाली, लाइक नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल का मतलब होता है एस्टिमेटेड। नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नोशनल रेंट, नोशनल सैलरी। फिर बेटा कुछ इनकम्स है जो कॉस्ट में नहीं आती, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस लिखवाए थे वैसे कुछ इनकम्स भी तो होंगे। लाइक ये इतने सारे इनकम्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, इन्वेस्टमेंट पर, बैंक डिपॉजिट पर, डिविडेंड मिलना, ट्रांसफर फीस मिलना। जैसे कोई अपने शेयर को ट्रांसफर कराता है ना, तो कंपनी उससे चार्ज करती है अमाउंट कुछ, लाइक आप शेयर ट्रांसफर करने की फीस पे करो, वो भी तो इनकम है ना। बट इस इनकम को कॉस्ट अकाउंटिंग वाले मानते ही नहीं है। डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंट्स की इनकम है। फिर बेटा नेक्स्ट रीजन होता है डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड होना। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले मशीन आर के बेसिस पर या प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पर डेप्रिसिएशन डालते हैं, फाइनेंशियल वाले स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के बेसिस पर डालते हैं। डिफरेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट वाले लीफो, फीफो, वेटेड, सिंपल, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, फाइनेंस वाले ये सब यूज नहीं करते। और लास्ट पॉइंट था बेटा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ये इसीलिए होती है क्योंकि फाइनेंशियल वाले तो कहते हैं जितना खर्चा हुआ रिकॉर्ड कर दो, कॉस्ट वाले कहते हैं नहीं, हम एक रेट बनाएंगे पहले, उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड को, जिस वजह से दोनों के आंसर अलग अलग आ जाते हैं। क्लियर है बेटा इतना?